जय हिंद दोस्तों। ज्ञानविधि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशनों पर एक गहरी नजर डालेंगे। 1947 तक। ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, बल्कि ये वो निर्णायक मोड़ हैं, वो बहसें हैं और वो फैसले हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी गढ़ी। बिल्कुल। इन अधिवेशनों की कहानी को समझना मतलब आप समझिए कि भारत की आज़ादी के विचार का विकास कैसे हुआ, उसे समझना है। हम देखेंगे कि कैसे 72 लोगों से शुरू हुई एक संस्था, जो शुरू में ब्रिटिश हुकूमत को सिर्फ अर्जियां देती थी, वो करोड़ों लोगों की आवाज बनकर पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद करने लगी। ये सफर बहुत दिलचस्प है और हाँ, यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं के लिए तो ये एक बेहद जरूरी विषय है ही। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले अधिवेशन से। 1885 बंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। संस्थापक एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधि। ये तो हुए तथ्य, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना क्यों की। क्या इसके पीछे वाकई वो मशहूर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी कि मतलब भारतीयों का गुस्सा एक नियंत्रित मंच पर निकल जाए? ये सवाल ये आज भी इतिहासकारों को दो गुटों में बांट देता है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहती है कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने खुद एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि असंतोष की भाप निकलती रहे। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि ह्यूम जैसे कुछ उदारवादी अंग्रेज सच में भारतीयों के लिए एक राजनीतिक मंच चाहते थे। सच शायद दोनों के बीच में कहीं है, पर यहाँ एक और रणनीतिक बात थी। अच्छा। हाँ, जैसा कि आपके सोर्स में बताया गया है कि जिस प्रांत में अधिवेशन होगा, वहां का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये कांग्रेस को किसी एक इलाके की पार्टी बनने से रोकने और उसे एक अखिल भारतीय पहचान देने का सोचा समझा कदम था। मतलब शुरुआत से ही एक राष्ट्रीय चरित्र बनाने की कोशिश की गई थी। हाँ, और परीक्षा के नजरिए से देखें तो यहाँ 4 बातें पत्थर की लकीर हैं। पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, संस्थापक एओ ह्यूम, स्थान बंबई और प्रतिनिधियों की संख्या 72। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1886 से 1888 ये 3 साल कांग्रेस के लिए अपनी पहचान स्थापित करने के साल लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पूरे देश को एक संदेश दे रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत ही सचेत और सोची समझी रणनीति थी। देखिए, 1886 में कलकत्ता में अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे। अगले ही साल 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और उसके ठीक बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, जो पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक ऐलान था कि कांग्रेस किसी एक धर्म, जाति या नस्ल की संस्था नहीं है, बल्कि ये हर उस भारतीय की है जो देश के लिए सोचता है। इसी दौर में बदरुद्दीन तैयब जी का कांग्रेसी बनो का नारा भी सामने आया, जो सीधे सीधे सर सैयद अहमद खान के अभियान का जवाब था। सर सैयद अहमद खान, जो खुद एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, वो मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे थे? उनकी असल चिंता क्या थी? सर सैयद अहमद खान का मानना था कि 1857 के बाद मुसलमानों की तरक्की का रास्ता अंग्रेजों के साथ सहयोग और आधुनिक शिक्षा से होकर जाता है, न कि राजनीतिक टकराव से। उन्हें डर था कि कांग्रेस, जिसमें हिंदुओं का बहुमत था, कहीं मुसलमानों के हितों को नजरअंदाज न कर दे। अच्छा। वो एक तरह से राजनीतिक आंदोलन के बजाय शैक्षिक और सामाजिक सुधार पर जोर दे रहे थे। तैयब जी का नारा इसी डर को दूर करने और मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने की एक कोशिश थी। और ये जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी और पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल हैं, ये नाम अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करने के लिए पूछे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष थे रहीमुल्लाह सयानी। यहाँ 2 बड़ी चीजें हुई, एक सांस्कृतिक और दूसरी आर्थिक। हाँ, और दोनों ही भारत के राष्ट्रवाद की आत्मा को छूने वाली थी। पहली, इसी मंच से रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया। सोचिए उस पल के बारे में जब एक गीत के जरिए भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक राजनीतिक मंच पर आवाज मिली। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। और दूसरा था दादा भाई नौरोजी की धन निष्कासन सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना। ये थ्योरी आसान शब्दों में क्या थी, और जब कांग्रेस ने इसे माना तो इसका असर क्या हुआ? आसान शब्दों में कहें तो नौरोजी ने हिसाब लगाया कि अंग्रेज भारत से हर साल करोड़ों पाउंड की संपत्ति निकाल रहे थे। ये उस जमाने की भारत की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा था। बाप रे!
ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये भारत के आर्थिक विकास का गला घोटने जैसा था, जिससे भारत अमीर होने के बजाय लगातार गरीब होता जा रहा था। जब कांग्रेस ने इसे अपनाया तो उसने ब्रिटिश राज की नैतिक नींव पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अच्छा। अब तक अंग्रेज कहते थे कि वो भारत को सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन इस थ्योरी ने बताया कि वो यहाँ भारत का शोषण करने आए हैं। बेशक अंग्रेजी हुकूमत ने इसे सिरे से खारिज किया और प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूत आर्थिक आधार दे दिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1905 और 1906 बंगाल विभाजन के बाद का माहौल गर्म था और इसकी तपिश कांग्रेस के अधिवेशनों में भी महसूस की जा रही थी। स्वराज की मांग उठ रही थी। बिल्कुल। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वराज की बात तो हुई, लेकिन वो एक तरह की मौखिक मांग थी। मतलब बंगाल विभाजन के गुस्से की प्रतिक्रिया में। हाँ बिल्कुल। असली धमाका हुआ 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। यहाँ पहली बार स्वराज को लिखित प्रस्ताव के तौर पर कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। सिर्फ एक साल में मौखिक मांग से लिखित प्रस्ताव तक का सफर, ये बदलाव इतना तेज क्यों था? और इसी के साथ वो 4 सूत्रीय प्रस्ताव भी आए। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों प्रस्ताव एक साथ क्यों लाए गए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी बंगाल विभाजन। इसने कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं को भी ये एहसास करा दिया कि सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। साथ ही कांग्रेस के अंदर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था। ये 4 प्रस्ताव असल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्वराज यानी हमारा राज कैसे आएगा? कैसे? स्वदेशी अपनाकर यानी अपनी चीजें इस्तेमाल करके, विदेशी चीजों का बहिष्कार करके, जिससे अंग्रेजों की आर्थिक कमर टूटे। और ये सब तभी संभव होगा जब हमारे पास अपनी राष्ट्रीय शिक्षा होगी, जो गुलामी नहीं आत्मनिर्भरता सिखाए। ये चारों मिलकर आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा ब्लूप्रिंट थे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन ये जो एकता दिख रही थी वो ज्यादा दिन नहीं चली। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसे द ग्रेट स्प्लिट भी कहा जाता है, कांग्रेस के इतिहास का एक दुखद अध्याय। दुखद, लेकिन शायद उस समय की राजनीतिक सच्चाई यही थी। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, जो नरमपंथी थे। यहां कांग्रेस के भीतर का वैचारिक मतभेद खुलकर सतह पर आ गया और पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई। एक तरफ थे नरम दल, मॉडरेट्स, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जो संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे। दूसरी तरफ थे गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल की तिकड़ी, जो अब पूर्ण स्वराज के लिए सीधी कार्रवाई चाहते थे। आपके सोर्स में लिखा है कि मतभेद हिंसा में बदल गए, कुर्सियां चली और जूते फेंके गए। ये तो बहुत नाटकीय लगता है। इस हिंसा का तात्कालिक कारण क्या था? क्या ये सिर्फ अध्यक्ष पद की लड़ाई थी या इसके पीछे और भी कुछ था? अध्यक्ष पद का चुनाव तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद तो विचारधारा का था, जो सालों से जमा हो रहा था। गरम दल के लोग नरम दल की याचिका और प्रार्थना की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर मजाक उड़ाते थे। अच्छा। उन्हें लगता था लेकिन नरम दल के लोग अंग्रेजों से डरते हैं। माहौल इतना गर्म हो गया था कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। कहते हैं कि किसी ने एक जूता फेंका जो सीधा जाकर फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा। सच में? हाँ। उस एक जूते ने कांग्रेस को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये कांग्रेस की पहली बड़ी टूट थी और इसका स्वतंत्रता आंदोलन पर कई सालों तक नकारात्मक असर रहा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 1907 के बिखराव के लगभग 1 दशक बाद 1916 में लखनऊ में कांग्रेस फिर से एक होती है। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये सिर्फ कांग्रेस का आंतरिक एकीकरण नहीं था, यहाँ कुछ और भी बड़ा हुआ। हाँ, ये अधिवेशन एक नहीं बल्कि 2 समझौतों का गवाह बना। पहला, जैसा आपने कहा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। कांग्रेस ने समझा कि बंटकर वो कमजोर हो गए हैं। लेकिन दूसरा समझौता और भी ज्यादा दूरगामी महत्व का था। वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ लखनऊ पैक्ट। बिल्कुल। आज पीछे मुड़कर देखने पर ये एक रणनीतिक भूल लगती है, जिसने आगे चलकर विभाजन के बीज बोए। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। उस समय का तर्क ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर अंग्रेजों पर संवैधानिक सुधारों के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जाए। जिन्हें सरोजनी नायडू ने इसी समझौते के बाद हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था, उस समय कांग्रेस और लीग के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। लक्ष्य नेक था, एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ना। लेकिन आलोचक कहते हैं कि धर्म के आधार पर अलग वोटिंग के अधिकार को मानकर
कांग्रेस ने अनजाने में उस दो राष्ट्र सिद्धांत को राजनीतिक वैधता दे दी, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बना। हाँ, ये एक ऐसा फैसला था जिसके इरादों और परिणामों पर आज तक बहस जारी है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1917 कोलकाता। ये अधिवेशन महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक मील का पत्थर था। कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली एनी बेसेंट। जी, एनी बेसेंट वो आयरिश मूल की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी और भारत में होम रूल लीग आंदोलन की एक प्रमुख नेता थीं। उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व में विविधता लाने की कोशिश कर रही थी। एनी बेसेंट जो भारतीय नहीं थीं, उन्हें अध्यक्ष बनाना एक प्रगतिशील कदम था। लेकिन क्या उस समय इस फैसले पर कोई बहस हुई थी? क्या इससे ये संदेश नहीं गया कि शायद कोई भारतीय महिला इस भूमिका के लिए तैयार नहीं समझी जा रही थी? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। उस समय के दस्तावेजों में इस पर बहुत बड़ी बहस का जिक्र तो नहीं मिलता, क्योंकि बेसेंट का कद उस समय बहुत बड़ा था। उन्हें एक विदेशी के तौर पर नहीं, बल्कि एक भारत प्रेमी और बड़ी नेता के तौर पर देखा जा रहा था। अच्छा। लेकिन हाँ, इसने एक सवाल जरूर खड़ा किया, और शायद इसी सवाल का जवाब हमें कुछ साल बाद मिला, जब 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहलाईं। राइट। और ये जो बारीक अंतर है, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1920 का नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। ये वो दौर था जब गांधी जी भारतीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे और अब कांग्रेस का कलेवर बदल रहा था। बिल्कुल। नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के एक एलीट क्लब से एक जन आंदोलन बनने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहां 3 बड़े फैसले हुए। पहला, कलकत्ता के विशेष सत्र में पास हुए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगी। अब कांग्रेस सीधे अंग्रेजी हुकूमत से टकराने वाली थी। और बाकी 2 फैसले संगठन से जुड़े थे। एक तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का गठन और दूसरा प्रांतीय समितियों का भाषाई आधार पर गठन। ये संगठनिक बदलाव क्यों इतने जरूरी थे? ये सिर्फ बदलाव नहीं थे, ये कांग्रेस को जमीन पर उतारने का तरीका था। समझिए, CWC के गठन से पहले कांग्रेस एक तरह का एनुअल फेस्टिवल थी, जो साल में एक बार मिलती थी, प्रस्ताव पास करती थी और घर चली जाती थी। 15 सदस्यों की CWC ने इसे एक 24/7 काम करने वाले राजनीतिक संगठन में बदल दिया, जो रोजमर्रा के मुद्दों पर तेजी से फैसले ले सकता था। और दूसरा, भाषाई आधार पर समितियों का गठन। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? इसका मतलब था कि अब कांग्रेस गांव-गांव तक आम आदमी की भाषा में अपनी बात पहुंचा सकती थी। यही से कांग्रेस सचमुच में जनता की पार्टी बनने की राह पर चल पड़ी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1924 और 1925, ये दोनों अधिवेशन 2 महान हस्तियों के लिए याद किए जाते हैं। हाँ, 1924 में बेलगाम कर्नाटक में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने और 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू। दोनों ही अधिवेशन अपने आप में अनोखे थे। बेलगाम एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, और कानपुर में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। गांधी जी, जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा थे, वो सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों बने? क्या वो जानबूझकर सांगठनिक राजनीति से एक दूरी बनाए रखना चाहते थे ताकि वो उससे ऊपर उठकर काम कर सके? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। गांधी जी जानते थे कि उनकी शक्ति किसी पद में नहीं, बल्कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता में है। वो खुद को अध्यक्ष पद की सीमाओं में नहीं बांधना चाहते थे। वो एक सुपर प्रेसिडेंट या मार्गदर्शक की भूमिका में रहना पसंद करते थे। अच्छा। जो संगठन को दिशा दे सके, लेकिन उसकी रोजमर्रा की राजनीति में न उलझे। उनका एक बार अध्यक्ष बनना भी प्रतीकात्मक था, शायद ये दिखाने के लिए कि वो संगठन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और परीक्षा के लिए ये दोनों तथ्य सीधे याद रखने वाले हैं। गांधी जी का एकमात्र अध्यक्ष बेलगाम 1924 और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1929 लाहौर, रावी नदी का तट। अध्यक्ष एक युवा जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही बदल दिया। बिल्कुल। यहाँ पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित हुआ। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था।
अब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस यानी अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन की मांग कर रही थी, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। बिल्कुल। लेकिन लाहौर में कांग्रेस ने कहा, नहीं, हमें अब ब्रिटिश राज के तहत नहीं बल्कि उससे पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। ये एक निर्णायक घोषणा थी और इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी के तट पर तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान हुआ। आधी रात का वो क्षण, वो तिरंगा फहराना, उसका प्रतीकात्मक महत्व क्या था? वो एक ऐलान था पूरी दुनिया को। आधी रात को झंडा फहराना ये इस बात का प्रतीक था कि अब गुलामी की अंधेरी रात खत्म हो रही है और आज़ादी का नया सवेरा होने वाला है। हाँ, रावी का तट चुना गया, जो पंजाब की धरती थी जहां जलियांवाला बाग का घाव अभी ताज़ा था, और 26 जनवरी की तारीख। इसीलिए जब हमारा संविधान बना तो उसे लागू करने के लिए इसी ऐतिहासिक दिन को चुना गया। ये पूरा का पूरा अधिवेशन ही एक तरह से परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। लाहौर में लक्ष्य तय हुआ तो 1931 के कराची अधिवेशन में उस लक्ष्य का मतलब समझाया गया। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, कराची अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज को आम आदमी के लिए परिभाषित किया। यहाँ आज़ादी को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप दिया गया। इस अधिवेशन में 2 ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुए, एक मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर। पहली बार कांग्रेस ने यह बताया कि आज़ाद भारत में नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, कानून के सामने सब बराबर होंगे और किसानों मजदूरों के हितों की रक्षा की जाएगी। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव लाना उस वक्त कितनी बड़ी बात थी। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी नींव इसी कराची अधिवेशन में रखी गई थी? निश्चित रूप से कराची अधिवेशन के इस प्रस्ताव को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अग्रदूत या कह लीजिए ब्लूप्रिंट माना जाता है। इसने ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों पर आधारित हो। सही। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक सामाजिक आर्थिक दिशा दी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 1938 और 1939। ये साल सुभाष चंद्र बोस के नाम रहे और कांग्रेस के एक बड़े आंतरिक संकट के भी। बिल्कुल। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। सब कुछ ठीक था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जो दिखाता है कि वो आज़ाद भारत के आर्थिक विकास को लेकर कितने दूरदर्शी थे। लेकिन असली संकट आया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, जहां बोस दोबारा अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और इस बार उनके सामने थे गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। बोस चुनाव जीत गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जीतने के बाद इस्तीफा क्यों? उनके और गांधी जी के बीच ऐसा क्या मतभेद हो गया था? मुख्य मतभेद दूसरे विश्व युद्ध के प्रति दृष्टिकोण को लेकर था। बोस का मानना था कि इंग्लैंड की मुसीबत हमारे लिए एक मौका है, हमें अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम देना चाहिए और अगर वो आज़ादी नहीं देते तो तुरंत एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ देना चाहिए। वहीं गांधी जी और कांग्रेस के कई पुराने नेता दुश्मन की मजबूरी का फायदा उठाने को नैतिक रूप से सही नहीं मानते थे और वो किसी भी बड़े आंदोलन से पहले संगठन को और मजबूत करना चाहते थे। जब बोस ने देखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्हें बहुमत का समर्थन नहीं मिल रहा, तो उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और अपनी विचारधारा पर चलने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अच्छा, ये कांग्रेस के भीतर विचारधारा का सबसे बड़ा टकराव था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं, 1940 से 1947 आज़ादी की दहलीज पर। ये एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता जेल में थे। इसी वजह से 1940 से 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि कई सालों तक कोई अधिवेशन ही नहीं हो पाया। सही कहा। इस तरह वो सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा अध्यक्ष भी बने। और फिर आता है वो सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस ऐतिहासिक दिन पर अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी, जो 1946 में मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो ये दोनों तथ्य याद रखना जरूरी है। आज़ादी के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे।
चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और इस पूरे सफर का एक त्वरित सार देखते हैं। बिल्कुल। अगर हमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हों तो वो हैं प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज योल प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925। बिल्कुल। गांधी जी अध्यक्ष बने सिर्फ एक बार, बेलगांव में 1924, और आज़ादी के समय अध्यक्ष JB कृपलानी। जैसा कि आपके सोर्स में लिखा है, इतिहास रटने का नहीं, समझने का विषय है। एकदम सही। जब आप इन तथ्यों को एक कहानी के तौर पर देखते हैं कि कैसे कांग्रेस की ज़रूरतें बदलीं, कैसे उसके लक्ष्य बदले और कैसे नेतृत्व बदला, तो ये नाम और तारीखें खुद ब खुद याद रह जाती हैं। ये सिर्फ तथ्य नहीं, ये एक राष्ट्र के बनने की कहानी के मील के पत्थर हैं। आज हमने देखा कि कैसे कांग्रेस एक याचिकाएं देने वाली संस्था से पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले एक जन आंदोलन में तब्दील हुई। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कांग्रेस ने 1916 में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर हिंदू मुस्लिम एकता को प्राथमिकता दी। क्या ये उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी या एक ऐसी रणनीतिक भूल जिसने आगे चलकर देश के बंटवारे की नींव रखी? इस पर सोचिएगा जरूर। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।